नमस्कार सभी को। एथिक्स मेंस की क्लासेज हमारी चल रही हैं। मुख्य परीक्षा हमें क्लियर करनी है और अच्छे से अच्छे नंबर एथिक्स में लेकर के आ सकें, उसी के लिए हम विस्तार से सब कुछ पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव हमने पढ़ा था। मतलब हमने ये शुरू किया था, पढ़ा नहीं था, और हम देख रहे थे कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो क्या क्या पढ़ेंगे कि सामाजिक इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसका महत्व क्या है, प्रशासन में इसका उपयोग कैसे करेंगे और हमारा अनुभव क्या है, हम पर सामाजिक अनुभव सकारात्मक तरीके से कैसे रहा है, तो हम ये बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामाजिक प्रभाव क्या है, किसे कहते हैं सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, सामाजिक प्रभाव किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। एक तो इन्फ्लुएंसर वो हैं जो कि सोशल मीडिया पे आजकल तेजी से फैले हुए हैं, ठीक है। और एक है हमारा एथिक्स, या एथिक्स के अंतर्गत जो एटीट्यूड है उसमें सोशल इन्फ्लुएंस किस तरीके से काम करता है। तो सेम तरीके से काम करता है कि जब सामाजिक प्रक्रियाएं या समाज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से जब किसी की अभिवृत्तियों को प्रभावित करता है तो उसे ही सामाजिक प्रभाव कहते हैं। जब समाज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की अभिवृत्तियों को प्रभावित करता है तो उसे ही सामाजिक प्रभाव कहते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये तो आपकी परिभाषा हो गई इसकी, यदि आप लिखना चाहें परिभाषा इसको लिखना चाहें तो। अब हम देखते हैं कि सामाजिक प्रभाव है क्या, इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक शब्द मैंने आपको शुरू में बताया था, और वो मैंने आपको क्या बताया था, वो बताया था व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। क्या बताया था? पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व। तो किसे कहते हैं व्यक्तित्व, वो भी मैंने आपको बताया था। व्यक्तित्व तो क्या होता है व्यक्तित्व? पर्सनैलिटी। यदि आप मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो किसी समाज में रहता है, किसी समाज विशेष में रहने वाला व्यक्ति यदि सेम टू सेम उस समाज जैसा ही है, उसकी अभिवृत्तियां वैसी ही हैं, दिखने की बात नहीं हो रही है यहां पर, यदि वो सेम टू सेम उसी प्रकार का है, उसकी अभिवृत्तियां उसी प्रकार की हैं, तो वो व्यक्ति जो है वो समाज से अलग है ही नहीं, उसका वो व्यक्तित्व है ही नहीं, उसका खुद की कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। आपका व्यक्तित्व उतना ही आपका व्यक्तित्व है जितना कि वह सोसाइटी से अलग है। जितना आप सोसाइटी से अलग हो, आप उतने ही आप हो। यदि आप सेम टू सेम सोसाइटी जैसे हो तो आप हो ही नहीं, तो आप हो ही नहीं। यदि आप चाहते हो कि मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व हो, मेरी एक स्वतंत्र पहचान हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप कैसे हो? समाज से अलग हो। आप कैसे हो? समाज से अलग हो। दुनिया का प्रत्येक समाज, प्रत्येक सोसाइटी, वहां पर जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को अपने जैसा ही बनाना चाहती है। माँ बाप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहेंगे? अपने जैसा ही बनाएंगे, या उनका कोई रोल मॉडल होगा तो उसके जैसा ही बनाना चाहेंगे। कोई भी बच्चा को देख लो आप, वो कैसा होगा? अपने परिवार के जैसा ही होगा, उसके परिवार में लोग जैसा करते होंगे और उस सोसाइटी में वहां जैसा करते होंगे, वहां के आसपास के लोग जैसा करते होंगे। उस किस तरह के स्कूल में वो पढ़ा है तो इस स्कूल में ज्यादातर लोग कैसे करते होंगे, तो वैसे ही एटीट्यूड बनते हैं, और एटीट्यूड से ही बनती है आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व। तो यदि आप बिल्कुल सेम टू सेम कार्बन कॉपी हो सोसाइटी के, तो आप समझ लो कि आपका व्यक्तित्व है ही नहीं, आपका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व है ही नहीं। यदि आप चाहते हो कि आपका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप समाज से अलग हो। तो ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल समाज जैसे होते हैं,
जो बिल्कुल अपनी सोसाइटी की, अपने घर परिवार की, अपने सोसाइटी की, अपने गली मोहल्लों की जो एकदम फोटोकॉपी होते हैं ना, उन्हीं को ही हम क्या कह देते हैं, समाज उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कन्फर्मिस्ट्स। कन्फर्मिस्ट्स। प्रत्येक सोसाइटी ऐसे ही लोग चाहती है, इनको आप रूढ़िवादी कह सकते हो, है ना। प्रत्येक समाज ये चाहता है कि उनके यहां पे जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा ऐसा ही हो। प्रत्येक सोसाइटी क्या चाहेगी कि उनके यहां जन्म लेने वाला बच्चा ऐसा ही बन जाए, सेम उनकी फोटोकॉपी बन जाए। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार कुछ हमारे बहुत नजदीकी व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों के समूह के द्वारा या समाज के द्वारा प्रभावित होते हैं। और जितना हम समाज द्वारा प्रभावित होते हैं उसी को ही कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव। जैसे आपने कोई भी एक विज्ञापन देखा, आप प्रभावित हो गए और वो ब्रांड आपने खरीद ली, आपने फैसला कर लिया। सोसाइटी का रुख देखा, आपको लगा कि यार ज्यादातर लोग हमारी कॉलोनी में तो फलानी पार्टी को वोट डाल रहे हैं, आपने भी उसी पार्टी को वोट दे दिया। आपको लगा कि आजकल तो जो है फलानी कटिंग फेमस हो रही है, फलानी टाइप के स्वेटर बहुत फेमस हो रहे हैं, फलानी टाइप की शर्ट बहुत फेमस हो रही है, तो आपने भी उसी तरीके की ड्रेसिंग सेंस अपना ली, फैशन ट्रेंड उसी तरीके का अपना लिया, हेयर स्टाइल उसी तरीके की अपना ली। आपने कोई भी अभियान देखा और उस अभियान में आंख बंद करके शामिल हो गए, बिना तथ्यों को जांचे, बिना तर्कों को जाने, बिना प्रमाणों को जाने, बिना ये सोचे समझे कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हो। तो ये सारे काम जो आप कर रहे हो, इसी को ही सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस अच्छा भी होता है और खराब भी हो सकता है। आप समाज से कितना कुछ सीख रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बिल्कुल समाज जैसे बनना चाहते हो, जो बिल्कुल समाज है, या आप समाज से थोड़ा बहुत भी अलग बनना चाहते हो, डिफरेंट बनना चाहते हो। तो ये जितना आप अलग हो उतना ही आपका क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। अदरवाइज आप सेम टू सेम क्या हो जाओगे, और सोसाइटी की फोटोकॉपी हो जाओगे। देखो वैसे तो व्यक्तित्व की जो परिभाषा जो आती है मनोविज्ञान में, वो क्या आती है कि भाई व्यक्तित्व क्या होता है, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को मल्टीप्लाई कर दो किससे, वातावरण से या पर्यावरण से, वातावरण कह लो, है ना, वातावरण से। आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास की जो परिस्थितियां हैं, ठीक है, इसको पर्यावरण भी आप कह सकते हो। जो आपके चारों तरफ का जो चीजें हैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या कहलाता है, पर्सनैलिटी होता है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व क्या है, वंशानुक्रम और पर्यावरण का या वातावरण का क्या है, गुणज है। तो आपका परिवार इसमें शामिल कर लो, आपकी हेरिडिटी, आपके जैविक गुण देख लो, आपके आनुवंशिक गुण देख लो, और फिर आप किस सोसाइटी में पले बड़े हो उनको मिक्स कर दो, तो आप वैसे व्यक्ति सेम टू सेम बन जाओगे। जैसे बहुत से लोग होंगे जिनसे मिलकर के आप कहते होंगे कि अच्छा आप बिहार से हो, अरे यार आप लगते नहीं बिहार के, अरे अच्छा आप दिल्ली से ही हो, इतने पोलाइट, वाओ यार, मुझे आप लगते नहीं बिल्कुल दिल्ली जैसे। तो आप जेएनयू में पढ़ते हो, कमाल है यार, जेएनयू में पढ़ के भी आप ऐसे हो। तो ऐसे यदि आप किसी को कह रहे हैं तो इसका मतलब है उसकी क्या है, एक इंडिपेंडेंस पर्सनैलिटी है, उसकी क्या है, इंडिपेंडेंस पर्सनैलिटी है। अदरवाइज यदि कोई व्यक्ति पूरा का पूरा अपने सोसाइटी जैसा ही है, अपने किसी रेफरेंस ग्रुप जैसा ही है, अपने किसी प्राइमरी ग्रुप जैसा ही है, तो वो क्या है, कन्फर्मिस्ट है। उसको हम क्या कह देते हैं, रूढ़िवादी कह देते हैं। जैसे अभिवृत्तियां कैसे बन जाती हैं, जैसे मेरा आईक्यू कम है, मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आती, फिलॉसफी समझ में ही नहीं आती मेरे, तो क्या हो जाएगा, मेरा एटीट्यूड सी सेट जो है उसके प्रति नेगेटिव हो जाएगा, मैथ के प्रति नेगेटिव हो जाएगा, फिलॉसफी के प्रति नेगेटिव हो जाएगा। तो एक एटीट्यूड बन गया मेरा। बेसिकली देखो, हम जो सोचते हैं ना, हमको सोचना किसने सिखाया, समाज ने। सोसाइटी जैसा बनाएगी कोई भी व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। हमने बेनेडिक्ट रूथ को पढ़ा था, रूथ बेनेडिक्ट को, ठीक है, मार्गरेट रीड को पढ़ा था हमने। मैंने बताया था कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं दोनों, और उन्होंने बताया था कि किसी भी संस्कृति का किसी भी वहां के युवाओं पर कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है।
आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हो, कलेक्टर साहब आपको बनना है, तो आप खुद बचपन से ही कलेक्टर बनना चाहते थे या फिर सोसाइटी ने आपसे कहा है कि नहीं कलेक्टर ही बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, कि नौकरी तो कलेक्टर ही है, बाकी तो सब नौकरियां हैं, नौकरी तो एक ही है, बाकी तो सब बकवास है, कुछ नहीं है, नौकरी करनी है, नौकर बनना ही है तो आईएएस बनो, यदि सेवक बनना है तो सिविल सेवक बनो, लोक सेवक बनो, बाकी फालतू के सेवक मत बनो। किसी ने आपके दिमाग में बैठा दिया, सोसाइटी नहीं हमारे दिमाग में भर दिया कि भाई सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो सोसाइटी ने भर दिया। कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमारे जो सपने हैं वो हमारे अपने सपने हैं या हमारे परिवार का सपना है, या माँ बाप का सपना है, या बड़े भाई बहन का सपना है, या हमारे बच्चों का सपना है, मेरी प्रेमिका का सपना है, प्रेमी का सपना है, किसका सपना है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो हम कहते हैं ना कि हमारे मन में क्या होती है, आत्म छवि बनती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, कि हर एक व्यक्ति के मन में अपनी एक आत्म छवि होती है, और वो आत्म छवि किसके द्वारा बनती है, सोसाइटी के द्वारा। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं व्यक्ति की ज्यादातर ऊर्जा किसमें खर्च होती है, खुद को छिपाने में कि खुद को व्यक्त करने में, खुद को छिपाने में। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति वास्तविकता में कैसा है यदि ये देखना हो तो उसको अकेले में देखो, जब उसको कोई नहीं देख रहा है तब कोई व्यक्ति कैसा है, जिस तरीके का बिहेव वो कर रहा है असलियत में वो व्यक्ति वैसा ही है। इसलिए कहते हैं ना कि मनुष्य पशु समान है, क्यों कहते हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जाने दो, जहां पे भीड़ होगी, भीड़ कभी भी तर्क का सहारा नहीं लेगी, तथ्य का सहारा नहीं लेगी, प्रमाण का सहारा नहीं लेगी, रीजनेबल काम नहीं करेगी भीड़। भीड़ कभी यहां से थोड़ी सोचती है, नहीं सोचती बिल्कुल भी। तो जब भीड़ में कोई व्यक्ति शामिल है और उससे पहचाने जाने का खतरा ना होना, तो देखो फिर वो कैसे कार्य करता है, तो वो व्यक्ति वैसा ही होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारा ही क्या कहलाता है, समाजीकरण, यानी कि सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस में आपको समझ में आ गया कि क्या होता है कि समाज किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियों पर समाज का जितना प्रभाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रभाव कहते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो सोशल इन्फ्लुएंस में, सामाजिक प्रभाव में क्या क्या शामिल होता है। तो देखो सामाजिक प्रभाव में क्या क्या शामिल होता है, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक कैसे बनाया जाता है। एक तो उसका क्या किया जाता है, समाजीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, समाजीकरण। तो समाजीकरण किस लिए किया जाता है, ताकि उस पर सामाजिक नियंत्रण हासिल किया जा सके, ताकि उस पर सामाजिक रूप से नियंत्रण हासिल किया जा सके। और उस पर सामाजिक नियंत्रण जो हासिल किया जाता है वो किसके द्वारा किया, सिखाया कैसे जाता है, पुरस्कार और दंड के वजह से, पुरस्कार और दंड के वजह से, कि भाई ये काम करोगे तो आपकी प्रशंसा होगी और ये काम करोगे तो आपको दंड मिलेगा। इसी प्रकार से आपको गढ़ा जाता है, इसी प्रकार से इंसान बनाए जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं शुरू में, उन पर सामाजिक कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जाती है। कैसे, देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, चलने से भी पहले वो डांस करना सीख लेता है। वैसे तो मेरे को गाना याद आ गया इस बात से, मिथुन चक्रवर्ती का एक गाना है आई एम डिस्को डांसर, तो उसमें वो कहता है कि ये पैर मेरे तो तब भी थिरकते थे जब मैं चलता नहीं था। तो व्यक्ति डांस पहले सीखता है, चलना बाद में सीखता है। छोटे बच्चे को देख लो, नन्हे मुन्ने को, वो ऐसे खेलता रहेगा, डांस करना पहले सीखेगा, है ना, गुलाटी मारते हुए, रेंगते हुए, जब वो क्रॉल करता है ना, घुटनों के बल चलता है, तब व्यक्ति छोटा बच्चा होता है ना, बोलना बाद में सीखता है, गाना पहले सीखता है। बोलना बाद में सीखता है, गाना पहले सीख जाएगा वो। मतलब कोशिश करता है, ऐसे नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा सुर लगा रहा है ना, 7 सुरों की समझ हो गई उसको, ऐसा नहीं है, बट वो नेचुरली जो चीजें आती हैं, तो नेचुरली ऐसी चीजें आ रही हैं, तो उसको फिर क्या, आदमी बोलना सीख गया है ना, फिर भी उसको स्कूल में जाएंगे और उसको हिंदी आती है, मातृभाषा आती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कहीं भी किसी भी प्रकार की बातचीत करने में, लेकिन स्कूल में जाते ही उसको क्या सिखाएंगे, भाषा ही सिखाना शुरू करेंगे।
क्या सिखाना शुरू करेंगे? भाषा ही सिखाएंगे। और हमारे यहाँ तो 12 साल तक भाषा सिखा रहे हैं। पूरी स्कूली एजुकेशन में क्या सिखाते हैं? लैंग्वेज, भाषा सिखा रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि भाषाओं में बड़े बड़े पाठ दे देंगे, चैप्टर। कोई कहानी दी हुई है, याद कर लो, निबंध दिया हुआ है, याद कर लो। तो भाषा सिखा रहे हैं कि साहित्य सिखा रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आता कई बार। तो एक अलग अलग चीजें हैं। तो उनका समाजीकरण किया जाता है। इन सब के द्वारा क्या किया जाता है? बच्चों का समाजीकरण किया जाता है, सोशलाइजेशन किया जाता है। और किसी भी बच्चे का समाजीकरण, सोशलाइजेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है? उस पर सोशल कंट्रोल करने के लिए, सामाजिक नियंत्रण हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि ये रेबेल बन जाए। मैंने बताया ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कन्फर्मिस्ट, रूढ़िवादी, समाज ने जैसे बनाया वैसे ही बन गए। दूसरे होते हैं कौन से? रेबेल, विद्रोही। मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों करूं ये काम? जैसे इरफान खान का एक बहुत फेमस हुआ था बात, न्यूज चैनल वगैरह पे भी खूब आया था, कि जब वो कुर्बानी की बात आई तो इरफान खान ने कहा था कि मैंने पूछा कि आखिर मैं क्यों कुर्बानी दूं, आपको देनी है आप दो, मैं तो नहीं देता। ऐसे ही बहुत सारे बड़े लोगों के उदाहरण लो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा ना कि भाई मेरी भाभी को क्यों जला रहे हो, जब वो सती नहीं होना चाहती तो क्यों उसको सती कर रहे हो। जब दयानंद सरस्वती ने देखा कि सब पूजा करते हैं, मैं तो नहीं करता पूजा, शिवलिंग पे तो चूहा ही चढ़ गया, मैं तो नहीं करूंगा पूजा, तो वो मूर्ति पूजा के अनिष्ट में आ गए। और उन्होंने वैदिक धर्म, कर्मकांड, यज्ञ वगैरह, इन पे बहुत ज्यादा आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कर दी। तो सोसाइटी से अलग बनोगे, जब आप कुछ अलग करोगे ना, तभी जो है तो सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है। सोसाइटी चाहती है कि तुम वैसे ही बन जाओ जैसे, अरे बेटा सब तो करते हैं, सब तो ऐसे ही तो होते हैं, सब स्कूल जाते हैं, सब ऐसे ही करते हैं, ऐसे करके। और ये सिखाएंगे कैसे? पुरस्कार और दंड के वैसे। पैर छूना सीखो बेटा, पैर नहीं छुए तूने, इतनी हिम्मत तेरी, बड़े बुजुर्गों को नमस्ते नहीं करता, तेरी इतनी हिम्मत के भाई सराय क्लास में तुम खड़े नहीं हुए। तो ये सब कुछ। और ये सब कौन कौन सिखाता है? मैंने आपको सबसे पहले बताया, घर, परिवार, मित्र, हमारा संदर्भ समूह, विद्यालय, कॉलेज, यहां सबसे सीखते। जब इंसान पर सोशल इन्फ्लुएंस पूरे जीवन भर ही होता रहता है, पूरे क्या होता रहता है? जीवन भर ही होता रहता है। जैसे धर्म का व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, सोशल इन्फ्लुएंस में धर्म को आप बहुत ऊंचे स्थान पर रख सकते हो। और इमाइल दुर्खीम नाम के एक समाजशास्त्री हुए हैं। कौन हुए हैं? इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने कहा था, इनके साथ इन्होंने क्या किया था? आत्महत्याओं पे रिसर्च की हुई है इमाइल दुर्खीम ने। सामाजिक, बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे हैं, है ना। जब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो उनको पढ़ने को मिलेगा। इन्होंने ये कहा था कि धर्म आध्यात्मिकता की वस्तु ना होकर सामाजिक वस्तु है। धर्म आध्यात्मिक वस्तु ना होकर सामाजिक वस्तु है। तो धर्म को सामाजिक वस्तु बताया किसने? इमाइल दुर्खीम ने। धर्म सामाजिक वस्तु है। और उन्होंने यही बताया कि भाई धर्म का बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे? कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस है, एक चवन्नी खर्च नहीं करता, बहुत ज्यादा, कोई पैसे जैसे वो एक मजाक भी चलता है कि कोई कह रहे थे कि यार हम ना, वो सोसाइटी के लोग आ गए कि हम सोसाइटी में एक स्विमिंग पार्क, पूल बना रहे हैं और कॉमन स्विमिंग पूल बना रहे हैं, आप भी कुछ दो। तो महाकंजूस व्यक्ति था तो उसने क्या किया? 2 बाल्टी पानी दे दिया। ये हालांकि ये मेरा जोक नहीं है ना, ये वो है ना, शैलेश लोढ़ा एक कवि है जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा भी में भी आते थे, उनका है। साथ ही उन्होंने एक और जोक सुनाया था कि एक महाकंजूस व्यक्ति था, किसी ने कहा कि साहब हमारा अनाथालय है और हमारे अनाथालय के लिए कुछ दो, तो उसने अपने 2 बच्चे दे दिए, इनको ले जाओ भाई। ठीक है, तो ऐसे लोग भी होते हैं। बट एक कोई महाकंजूस व्यक्ति था, लेकिन इतने सारे महाकंजूस व्यक्तियों को आप ऐसे देखते होंगे कि वो धर्म के लिए खूब दान दे देंगे, निजी जिंदगी में स्वयं पर भी खर्चा नहीं करते, धर्म के लिए लाखों रुपए खर्चा कर देंगे। तो वो क्या है कि धर्म का सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और क्या क्या इसमें शामिल होता है? बाजार,
बाजार आपको क्या लगता है, बाजार में केवल आर्थिक क्रिया होती है क्या? नहीं, बाजार में केवल आर्थिक क्रिया नहीं होती, सामाजिक क्रियाएं भी होती हैं। बाजार में केवल आर्थिक क्रियाएं नहीं होती, सामाजिक क्रियाएं भी होती हैं। हमारे यहाँ साप्ताहिक जो हाट बाजार होते हैं ना, उनकी बहुत वैल्यू है। सारी महिलाएं जाएंगी हाट बाजार में, जैसे कहीं सोमवार की हाट लगती है, कहीं मंगलवार की, कहीं बुधवार की, कहीं गुरुवार की, कहीं शुक्रवार की, कहीं शनिवार की, कहीं रविवार की। सप्ताह के किसी भी दिन लग जाएगी हाट। कहीं पे अमावस टू अमावस लगती है, कहीं पे पूर्णिमा पे लगती है, ये सब। इसके अलावा क्या आता है आपका, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हो गया, विज्ञापन हो गए, टीवी हो गया, अखबार हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, ये सभी इस किसमें शामिल है, सामाजिक प्रभाव में शामिल है। ये सभी मिलकर प्रभावित कर रहे हैं, नकारात्मक रूप में भी, सकारात्मक रूप में भी, दोनों ही तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। और जब आप सोशल मीडिया देखते हो, जब आप रील्स देखते हो, तो रील देख करके आपको ये बात समझ में आती होगी कि समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव दोनों तरीके से पड़ रहा है, दोनों तरीके से। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि यार वायरल हो जाए बस, जिंदगी में ऐसी ऐसा। कितने लोग वायरल होना चाह रहे हैं कि हम बस वायरल हो जाएं, और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि बहुत से लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर देते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। कितने सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि ठीक है, वायरल होने के लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। हालांकि मैं खुद भी ये प्रयास कर ही रहा हूँ वायरल होने का, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। सोशल मीडिया पे यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो किस लिए पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए ना, ताकि वायरल हो जाऊं, दो चार लोग मेरे को जाने, अच्छा खासा, है ना, थोड़ी बहुत इनकम हो मेरी, मेरा कुछ नाम बन जाए, क्या पता, इसी लालच में ना। क्योंकि मुझ पे भी क्या पड़ा हुआ है, सामाजिक प्रभाव है। किसका, सोशल मीडिया का प्रभाव हुआ है, समाज का प्रभाव हुआ है। मुझसे भी 10 लोगों ने ये कहा होगा ना, अरे यार तेरी अच्छी नॉलेज है ना, तू क्यों नहीं पढ़ाता है यार, सोशल मीडिया पे पढ़ा ले, क्या दिक्कत है, क्या पता तू भी फेमस हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है ना। अब बहुत सारे टीचर इसी उम्मीद में पढ़ा रहे हैं ना, कि जैसे एक फिल्म आई थी ना, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, ऐसे ही मैं वायरल होना चाहता हूँ। ऐसे कोई टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर भी ये कहेगा ना कि मैं खान सर की तरह वायरल होना चाहता हूँ, मैं विकास दिव्य कीर्ति की तरह फेमस होना चाहता हूँ, मैं तनु जैन की तरह फेमस होना चाहता हूँ, मैं रोमन सैनी की तरह फेमस होना चाहता हूँ। कह सकते हैं, बनना चाहता हूँ, उनकी तरह बनना चाहता हूँ, उनकी तरह फेमस होना चाहता हूँ। किसका प्रभाव है, सोशल मीडिया का प्रभाव। और सोशल मीडिया ये किस में आ जाएगी, सोशल इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, कोई बात नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है। आप सोचो कि यार ये नहीं लिखेंगे, ऐसे कैसे बता रहे हो, ये सब लिख सकते हो। व्यक्तियों के नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आप ये कह सकते हो कि लोग सामाजिक मीडिया पे, सामाजिक पटल पर सामाजिक प्रभाव उन पर पड़ता है, सोशल मीडिया को देख करके, रील्स को देख करके। अब देखिए ये कैसे बनते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं हम, सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ते हैं, ऐसे होना चाहिए। तो सामाजिक प्रभाव में कैसे पड़ते हैं, सोशल लर्निंग के द्वारा, सोशल लर्निंग के द्वारा, यानी कि सामाजिक अधिगम के द्वारा। और सामाजिक अधिगम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 4 सिद्धांत बताए थे, बहुत ही फेमस। याद है आपको 4 सिद्धांत कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम साथ में नाम किसका जुड़ा हुआ था, इवान पावलोव का। इवान पावलोव का, रूस के जो वैज्ञानिक हैं, ये रूस के मनोविज्ञानी है इवान पावलोव, इनका नाम जुड़ा हुआ है। दूसरा मैंने आपको बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग मैंने आपको बताया था। और इनके साथ कौन जुड़े हुए हैं, बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर जुड़े हुए हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही हम क्या जो है वो क्या कह देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद में है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
प्रेक्षणात्मक अधिगम जिसको कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल एनएल, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इनके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? अल्बर्ट बांडोरा का। ये मैं आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से बता चुका हूं। मुझे हालांकि इतना भी नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, पर ठीक है, बांडोरा कह लो, बांडोरा कह लो, ठीक है। तो इनका प्रोनाउंसिएशन तो अंग्रेजी कर सकते हैं। और कौन सा है आपका? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। और इसका नाम क्या है? थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो सामाजिक प्रभाव हम पे कैसे पड़ते हैं? तो ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों के द्वारा सामाजिक प्रभाव हमारी अभिवृत्तियों को क्या करते हैं? प्रभावित कर देते हैं। और कुछ भी लिखना हो तो लिख देना, अवलोकन से, प्रेरणा से, अवलोकन से, किससे? प्रेरणा से, दबाव से, प्रेशर से भी सिखाए गए हैं ना। आपके कई सारे एटीट्यूड आपको मम्मी पापा ने कूट कूट के सिखाए होंगे, ठुकाई पिटाई सुताई हुई होगी, जब आपकी ठुकाई हुई होगी तब जाकर के आप सीखे होंगे। एक कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, हरियाणा के हैं, आपने सुना होगा तो उनको। तो उनका एक जोक है कि दुनिया के मतलब कि बाकी राज्यों के बच्चे पीटे जाते हैं और हरियाणा के बच्चे कूटे जाते हैं, ठीक है। तो दबाव से बनते हैं। ये सारी चीजें लिख दोगे आप तो बस ठीक है। अब इसका महत्व हम देख लेते हैं, इनका महत्व क्या है। ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, वही सोशल लर्निंग है ना। कहीं आप कहो कि यहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता दिया। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव की है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है बीएफ स्किनर की, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अल्बर्ट बांडोरा की, और लॉ ऑफ इफेक्ट किसका है? थॉर्नडाइक का है। बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता चीजों को, ना समय की बर्बादी होती है बस। और आप लोगों के लिए समय एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, तो अब हम इनका क्या देख लेते हैं? महत्व देख लेते हैं। और महत्व में ही क्या आ जाता है? सांस्कृतिक अंतर भी आ जाएगा। महत्व में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सांस्कृतिक अंतर। तो हमारा जो सामाजिक इन्फ्लुएंस जो होता है ना, इसमें सांस्कृतिक अंतर बहुत ज्यादा है। कैसे है? देखिए, हमारे एटीट्यूड बनते हैं कैसे? हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से, आनुवंशिकी से, या समाज से। इन तीनों में यदि आपको प्रभाव देखना हो, किसका तीनों में से किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो आप पाओगे कि सोसाइटी का जो प्रभाव है, ठीक है, सोसाइटी का जो प्रभाव होता है ना, वो सबसे ज्यादा पड़ता है। समाज का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। उदाहरण देखो, मैं आपको कल भी बता रहा था, एक होता है हमारा ग्रामीण समाज, एक कौन सा है? हमारा ग्रामीण समाज है, दूसरा है शहरी, और तीसरा है महानगरीय। अब मेरे को ये बताओ, इन तीनों ही समाजों में जो व्यक्तियों के जो एटीट्यूड्स हैं, क्या उनमें अंतर है या नहीं है? तो बिल्कुल है। जैसे ग्रामीण समाज में ज्यादातर लोग जो काम करेंगे, तो प्रभाव की मात्रा, समाज के प्रभाव की मात्रा सबसे ज्यादा किस पे होगी? ग्रामीण में सबसे ज्यादा होगी। शहरियों में होगी भी और नहीं भी होगी, और महानगरियों में बहुत कम होती है। उनको सोसाइटी से बहुत कम लेना देना होता है। महानगरों में प्रभाव इन पर भी होता है, ऐसा नहीं है कि महानगरों पर नहीं होता। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हम देखें, जैसे महिलाओं पर प्रतिबंधों की बात हम देख ले, तो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं पर प्रतिबंध ज्यादा होंगे, शहरों में बीच की सी सिचुएशन रहेगी, और महानगरों में जो है वो प्रतिबंध ना के बराबर है। हालांकि एक रिसर्च की गई, उस रिसर्च के अनुसार ग्रामीण इलाकों में तो भी महिलाएं दिन में, मतलब परसेंटेज में यदि देखी जाए कि कौन सी कितने मतलब कि शहरी इलाकों की महिलाएं ऐसी ज्यादा हैं जो कि दिन में एक बार भी बाहर नहीं निकलती घर से। ऐसी महिला की संख्या प्रतिशत में कहां पे ज्यादा है? शहरों में। गांव में कम है, क्योंकि वो किसी ना किसी काम से बाहर निकल जाती हैं, अड़ोस पड़ोस में जा सकती हैं। शहरों में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि बिल्कुल घर से बाहर ही नहीं निकलती, एकदम जेल की तरह। और वैसे ही वर्ग में भी देख लो आप, एक हो गया आपका निम्न वर्ग,
एक हो गया आपका मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, और तीसरा हो गया उच्च वर्ग। अब इनमें फ्रीडम यदि आप देखोगे, व्यक्ति को फ्रीडम सबसे ज्यादा कहाँ है, तो या तो यहाँ है या यहाँ है। सबसे ज्यादा बाउंडेशन कहाँ है, मिडिल क्लास फैमिली को है। निम्न वर्ग में खूब लव मैरिज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, खूब तलाक दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खूब लिव इन रिलेशनशिप में रहो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाई क्लास सोसाइटी में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है उनकी तरफ किसी को ध्यान नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है कि इनका तलाक हो रहा है, कि लव मैरिज कर रहे हैं, कि भाई किसी के साथ भाग रहे हैं, कोई लड़की लड़का भाग गए, अपने गोत्र में शादी कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती। हाई सोसाइटी में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ी सी भी गड़बड़ होते ही टेंशन की बात हो जाएगी भाई। सबसे ज्यादा सामाजिक प्रतिबंध आपको कहां देखेंगे, मध्यम वर्ग में। पूरे के पूरे मध्यम वर्ग पे ही दिखते हैं, महिलाओं की तो बात छोड़ दो। आप एग्जांपल लो ना, उदाहरण ले लो, जैसे मल्लिका शेरावत को ले लो, हरियाणा से आती है, और जहां तक मेरी जानकारी वो जाट समाज से आती है। हरियाणा में जाट समाज वैसे ही ज्यादा, खाप पंचायतें वहां होती हैं। तो मल्लिका शेरावत आज की डेट में जाकर के, अब तो वो अमीर हो गई, अब उस पर प्रभाव कम पड़ेगा। पर जब वो गांव में रहती थी, तब वो क्या गांव में रहते समय क्या कोई लड़की, गांव की लड़की उसी गांव में रह करके या छोटे शहर में रह करके वैसे कार्य कर सकती है क्या, वैसी मॉडलिंग कर सकती है क्या? तो बहुत मुश्किल है। उर्फी जावेद है, उर्फी जावेद जितनी तरह की कपड़े पहनती है, तो वो कहाँ एंजॉय कर सकती है ये स्वतंत्रता? मुंबई जैसे महानगर में एंजॉय कर सकती है, और वो भी जावेद अख्तर और सवाना आजमी के परिवार में ही ये स्वतंत्रता एंजॉय कर सकती है। हालांकि वो सवाना आजमी की बेटी नहीं है ना, उसकी जो पहली पत्नी थी उसकी बेटी है। जावेद अख्तर की पहली एक और पत्नी थी, कोई ईरानी थी शायद, डेजी ईरानी ऐसा कुछ उनका नाम है ना। तो इतने बड़े, चूंकि वो उच्च वर्ग में आ गई, पूंजीपति वर्ग में आ गई, दूसरी बात महानगर में रह रही है, तो ये आजादी है उसको, वो ये काम कर सकती है। बट वो मिडिल क्लास में होती तो मिडिल क्लास में उर्फी जावेद पैदा होगी क्या? नहीं पैदा होने देंगे, और यदि हो भी गई तो उसको डिसोन कर दिया जाएगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उसके घर वाले, फैमिली वाले डिसोन कर दे। कितने सारे लोग हैं जो कि जिनकी ओनर किलिंग हो जाती है। तो ये सारी की सारी बातें, तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई इनका महत्व क्या है, सांस्कृतिक अंतर है, और सोसाइटी बनाने में मिडिल क्लास परिवारों की तरफ से ही इनका महत्व होता है कि भाई कौन से वर्ग में व्यक्ति कितनी स्वतंत्रता एंजॉय कर सकता है, ठीक है, क्या सीख सकता है वो, क्या नहीं सीख सकता, ये सब। जैसे गांव में जो भी कोई बच्चा होगा उस पर सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा होंगे, उस पर व्यक्तिगत प्रभाव बहुत कम होंगे। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसका, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सामाजिक इन्फ्लुएंस का, सोशल इन्फ्लुएंस का, वो है कि आप यदि कलेक्टर बन गए, आप यदि डीएम साहब हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो आप इसका उपयोग कैसे करोगे, प्रशासन में कैसे इसका उपयोग करोगे, वो भी पॉजिटिव वे में। तो सबसे पहले तो डीएम का काम क्या होता है, नीतियों का क्रियान्वयन करना। ये डीएम साहब का काम है कि सरकार जो भी नीति बनाएगी, और नीतियों को क्रियान्वयन कौन करेगा, डीएम साहब करेंगे। तो डीएम साहब करेंगे तो क्या करेंगे, तो नीतियों के क्रियान्वयन में इसका उपयोग कर लो। तो पहला क्या लिखेंगे, नीतियों के क्रियान्वयन में। नीतियों के क्रियान्वयन में, जैसे कि एक नीति बना दी गई, कोई भी नीति आई, जैसे कि पेंशन की एक नीति आ गई कि भाई जितने भी बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर है, 75 साल से ऊपर है, 55 से ऊपर है, सबको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और जिनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है उनको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, 1000 रुपए 1500 प्रत्येक बुजुर्ग को। तो आप इसका उपयोग कैसे करोगे, आप इसका उपयोग करोगे रैली करवा करके, जन समर्थन जुटा करके, उस शहर के बड़े बड़े जो लोग हैं उस धर्म से जुड़े हुए, उनको बुला लो, बिठा लो, उनकी मीटिंग कर लो, उनसे कहो कि अपने अपने समाज के धर्म के लोगों से कहो कि वो क्या करेंगे, इस पेंशन का योजना का लाभ उठाएंगे। दूसरी बात क्या करोगे, व्यवहार परिवर्तन के लिए,
जैसे कि व्यवहार परिवर्तन क्या करना है, स्वच्छ भारत मिशन आ गया, सबको साफ सफाई से रहना है। आप डीएम साहब हो, आपको भी अपने डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 बनाना है साफ सफाई में, तो क्या करोगे, पूरी सोसाइटी का योगदान चाहिए ना। आप अकेले नंबर 1 बना दोगे क्या, नहीं बनाओगे, आम आदमी की चाहिए। जब आम आदमी की चाहिए तो क्या करोगे, वहां के जो विधायक साहब होंगे उनसे मिलोगे, एमपी साहब है उनसे मिलोगे, उनसे कहोगे कि साहब आप अपील करो, फिर अखबारों में विज्ञापन देंगे, फिर स्कूलों में से कहेंगे कि भाई आप रैली निकालो, स्कूली बच्चों से रैली निकलवाओ, और क्या कहेंगे कि स्कूल के बच्चों से कहो गांव में जाके साफ सफाई करें, एक दिन रैली निकाल करके आए और थोड़ी सफाई भी करके आए सार्वजनिक स्थान पर। तो इससे क्या होगा, एक जन जागरूकता का मैसेज जाएगा, संदेश जाएंगे। डीएम साहब खुद झाड़ू लगा रहे हैं, उनका फोटो आ रहा है, तो ये सामाजिक प्रभाव का आप कर रहे हो कि यार समाज में प्रभाव है, अरे यार वो व्यक्ति सफाई से रहता है। फिर जो व्यक्ति सामाजिक इसमें जो भी व्यवहार परिवर्तन में जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको आप पुरस्कार दे रहे हो, सम्मानित कर रहे हो 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे, तो व्यवहार परिवर्तन के लिए आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि भाई टीकाकरण की नीति आ गई कि सबको टीका करवाना, कोविड आया था सबको टीका लगवाओ, सबको लगवा दो कोविड वैक्सीन। अब आपको पता होगा कि जब कोविड वैक्सीन आई तो कोविड वैक्सीन से जुड़े हुए कितने सारी अफवाहें फैली, जैसे कि मुस्लिम धर्म में अफवाह फैल गई कि भाई इससे लोग क्या हो रहे हैं, उनसे उनके माँ बाप बनने की शक्ति खत्म हो जाएगी, ये अफवाह फैल गई। एक अफवाह ये भी फैल गई कि भाई उस वैक्सीन में क्या होती है, जिलेटिन होती है, और जो जिलेटिन में जिलेटिन किसकी बनी होती है, सुअर की चर्बी से बनी होती है। तो मुस्लिम समाज में इसका विरोध हो गया, नकारात्मक प्रभाव फैल गया। तो क्या हुआ, मोदी जी ने खुद इंजेक्शन लगाते हुए की फोटो डाली, तो उसका सोशल इन्फ्लुएंस पड़ा, फिर हर एक व्यक्ति ने फोटो डालना शुरू कर दिया। अब जब हर एक व्यक्ति ने फोटो डालना शुरू कर दिया ना, तो वो सामाजिक प्रभाव बढ़ गया। अब लोगों को लगने लगा कि यार वैक्सीन लगाते समय यदि हम फोटो डालेंगे ना तो हमारा रुतबा बढ़ जाएगा, हमारी शान बढ़ जाएगी। इसको ही कहते हैं सामाजिक प्रभाव, कि लोगों को लगने, और इसकी वजह से क्या हुआ, सब लगवाने लग गए। तो यह है। इसके अलावा किसमें फायदा ले सकते हो आप, सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में। भाई समाज में एकता बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे, डीएम साहब है, आपको ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं हो। तो क्या करोगे, त्योहार आएंगे, सभी त्योहारों पे डीएम साहब जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये सभी के लिए त्योहार शांति से मनाए, खुशियों से मनाए, अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। और दिवाली का त्योहार आ रहा है तो सबसे कह रहे हैं कि भाई साफ सफाई करो, और होली का त्योहार आ रहा है तो सबसे कह रहे हैं कि भाई शांति से खेले, किसी को भी परेशान ना करें, और जितना भी कुछ मैसेज देना है वो सब कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, स्कूलों के माध्यम से काम कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, जैसे कि बड़े जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, समाज के आसपास के लोग जो हैं उनको बुला लिया, उन पे मैसेज दिलवा दिया। जागरूकता अभियानों को सफल बनाने में, जागरूकता अभियानों को सफल बनाने में भी आप सामाजिक प्रभावों का प्रयोग कर सकते हो। सामाजिक अभियानों को सफल बनाने में, जैसे हेलमेट सड़क सुरक्षा के लिए आ गया भाई, तो जब सड़क सुरक्षा के लिए आ गया तो क्या करोगे, अक्षय कुमार पे प्रचार करवा लो, और भी कोई फेमस व्यक्ति है उस पर प्रचार करवाओ, उस पर कहलवा दो, या डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके मुंह से कहलवा दो कि भाई हेलमेट पहन करके चले, ध्यान से सड़क पर चले, सावधानी बरतें, लोकल मीडिया का उपयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, जागरूकता अभियान सफल होगा। और किसके लिए आप कर सकते हो, संघर्ष समाधान के लिए, संघर्ष समाधान के लिए, सामुदायिक शांति के लिए, सामुदायिक शांति के लिए। जैसे मान लो कि जैसे दंगा है, दंगा फैल गया मान लो, देखो वैसे तो यूं है कि देखो सरकार यदि चाहे, प्रशासन यदि चाहे, पुलिस यदि चाहे, तो फिल्मों में कई बार आपने ये डायलॉग सुना होगा, किसी एक फिल्म में भी था कि यदि सब चाहे ना तो मंदिर से एक छोटे बच्चे की कोई चप्पल चोरी नहीं कर सकता।
और ये बात बिल्कुल सच है, दंगा करना तो लगभग असंभव बात है यार, ठीक है, पुलिस के होते हुए दंगा कर दें। पर मान लो आप एसपी साहब हो और आपको यदि पर पता चल गया ना कि दंगा होने वाला है, तो जो दंगा कराने वाले जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन से, तो दोनों समुदायों के कौन कौन से बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, दोनों को ही बुला लिया, ठीक है, और दोनों को ही क्या, ऐसे नहीं बुलाया, उठवाया नहीं है, नहीं 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 नहीं, दोनों को ही निमंत्रित कर दिया कि आओ साथ में खाना खाते, साथ में डिनर करते, आ जाओ। दोनों आए और दोनों को बिठा लिया वहीं, ठीक है, कि भाई कुछ गड़बड़ हुई ना, जब तक 2-3 दिन की बात है तुम यहीं रहोगे। और क्या कहती, डीएम साहब के साथ वो दौरे पे गए, जागरूकता अभियान में योगदान दे रहे हैं, ठीक है, वो डीएम साहब के साथ में क्या कर रहे हैं, जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। और सकारात्मक रोल मॉडल बनाने में, समाज के आदर्श व्यक्तियों को उपयोग करने में, प्रेरणा देने में, इन सब की बात हम कर सकते हैं कि भाई सामाजिक प्रभाव है, और सामाजिक प्रभाव के द्वारा ये सब जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब सारी की सारी जो चीजें वो दे सकते हैं आप। नैतिक प्रशासन को बढ़ावा देने में, ये आप लिख सकते हो। लोकतंत्र को सफल बनाने में, लोकतंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाने में, जैसे मतदान की अपील होती है तो सब लोगों से अपील करवाते हैं, रैली निकलवाते हैं, और वे सारे के सारे जितने भी आपको आते हैं आप लिख दो, एक दो बड़े लोगों के नाम लिख दो, आईएएस अधिकारी जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, जैसे मंजू राजपाल ने समाज के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया राजस्थान में, आदिवासी समाज के माध्यम से। एक ब्रह्मदत्त शर्मा थे, अनिल बोरडिया साहब थे, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के साथ में मिलकर के बहुत ज्यादा योगदान किया, बहुत ज्यादा काम किया। आप उदाहरण में लिख दो कि हम खाप पंचायतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खाप पंचायतें केवल गलत काम ही नहीं कर सकती, बहुत सारे सही काम भी करती हैं। आप खाप पंचायतों का इस्तेमाल करो ना, खाप पंचायतों को काम सौंप दो कि भाई मतदान सभी 100% मतदान होना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान में उनका पार्टिसिपेशन लो। कलेक्टर साहब कहेंगे तो क्यों नहीं करेंगे यार, कलेक्टर साहब रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है जो कलेक्टर साहब के लिए मना करेगा यार। क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो वैसे ही है ना कि हमारे यहाँ तो सोसाइटी में यह है कि यार कांस्टेबल है ना, तो इससे भी हमारी यारी दोस्ती हो जाए, क्योंकि क्या पता कभी कोई पुलिस पकड़ ले तो इसी को फोन कर देंगे। और डीएम साहब आपसे कह रहे हैं कि भाई ये काम करना है, तो आप कैसे मना करोगे, तो मना कर ही नहीं सकते। पल्स पोलियो अभियान हो गए, पल्स पोलियो अभियान कैसे सफल हुआ, अमिताभ बच्चन पर प्रचार करवाया, जगह जगह डीएमओ ने रैली निकलवाई, जागरूकता संदेश दिए, ये सारे के सारे काम करवाए, ठीक है। अब आप ये देख लो कि आपका अनुभव इस संबंध क्या रहा है, आपने क्या सीखा है, आप पर सामाजिक प्रभाव क्या रहा है, तो वही अच्छी अच्छी बातें लिख दो कि मैं सीख पाया हूं कि जाति व्यवस्था खराब होती है, मैं ये सीख पाया हूं सामाजिक प्रभाव से कि लिंग भेद अच्छी चीज नहीं होती, मैं ये सीख पाया हूं कि धार्मिक श्रेष्ठता जैसी कोई भी चीज जो है वो नहीं, धार्मिक श्रेष्ठता जैसा कुछ नहीं होता। अब मैं पूर्वाग्रहों से मुक्त हो चुका हूं, समाज में काम किया है, मैं अकेलेपन से बचने में समाज ने मेरी बहुत सहायता की है, समाज के माध्यम से ही मैं, समाज की वजह से ही मैं अवसाद में नहीं जा पाता हूं। जब जब मैंने परीक्षा की तैयारी कर रहा था, अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान हुआ, तो समाज ने ही मुझे इससे बचने में मदद की। परोपकार जैसे मूल्य, दान जैसे मूल्य, करुणा जैसे मूल्य, क्षमा जैसे मूल्य, दया जैसे मूल्य, ये सारे के सारे मूल्य मैं समाज से ही सीखा हूं। तो मैंने समाज में कुछ काम भी किए हैं, जैसे समाज में कुछ गलतफहमियां फैली हुई हैं, उनको दूर करने के लिए मैंने कुछ लोगों के साथ मिलकर के काम भी किया हुआ है, ये भी है। और कहीं कुछ नेगेटिव चीज कुछ और लिखना हो तो ये भी लिख देना कि भाई सामाजिक प्रभाव सभी पे बराबर काम नहीं करते, जो औसत सामाजिक व्यक्ति से अमीर है उन पे काम नहीं करते, पूंजीपति वर्ग पे सामाजिक प्रभाव काम नहीं करते, कमजोर व्यक्तियों को समाज बहुत ज्यादा दबाएगा और उनको अपने जैसा बनाना चाहता है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा है, बच्चे पर माँ बाप की दादागिरी कब तक चलती है, जब बच्चा, जैसे ही आप डीएम बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे, आप सफल हो जाओगे जिस दिन, उस दिन से आपके पिता की दादागिरी आपके ऊपर कम हो जाएगी, फिर आपके पिता आपके प्रति वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि अब है। अब मान लो बहुत ज्यादा हर एक चीज आप उन्हीं से पूछ के करते हो, तब बहुत कम हो जाएगा ना, तो आप हर एक चीज उनसे पूछ करके करोगे और ना ही वो आपको बहुत ज्यादा सलाह देंगे, तो ये है, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, सामाजिक प्रभाव हो गया। अब इसमें एक चीज और है जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस,
हालांकि मैं उसको पहले पढ़ा चुका हूं, तो हल्का सा और देख लेते हैं। आपके सिलेबस में अलग से सब टॉपिक दिया हुआ है वो, इस वजह से। बाकी मैंने जब एटीट्यूड शुरू किए थे तब मैंने आपको बताया था कि भाई कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत। संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो क्या है, बहुत ही आसान चीज है। कुछ नहीं है कि जब आपके कॉग्निटिव असंगति हो, यानी कि जब आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन मजबूरी में आपको जब कुछ और करना पड़ रहा है, उसी को ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के विचार और भावनाएं मेल नहीं खाते हैं, जब किसी व्यक्ति के विचार और भावनाएं मेल नहीं खाते हैं, तो वो व्यक्ति तनाव महसूस करता है, और इस तनाव को महसूस करने के लिए या तो अपनी सोच में बदलाव करता है या अपने व्यवहार में बदलाव करता है। और जो व्यवहार में जो बदलाव करता है, इसे ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। या फिर अभिवृत्ति और व्यवहार में असंगति होने पर व्यक्ति जो तनाव महसूस कर, या अभिवृत्ति और व्यवहार में जो असंगति है वही संज्ञानात्मक असंगति है। इसको 1957 में दिया था। किसने दिया था? लियोन फेस्टिंगर ने। किसने दिया था इसको? लियोन फेस्टिंगर ने दिया था। ठीक है, 1957 में दिया था। जैसे कि वैसे तो आपका शाकाहार का मूल्य है, चींटियों को रोज आटा डालते हैं और घर में चिकन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा कि भाई, हालांकि इसको पाखंड भी कह सकते हैं, ये हिपोक्रेसी में ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये हिपोक्रेसी में ज्यादा चला जाएगा, बट ये है कि भाई अभिवृत्तियों में असंगति होती है कई बार। जैसे कि आप समर्थन करते हो, हर जगह ये बात कहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आप पुरजोर वकालत करते हो, लेकिन अपने बच्चों को उनकी मर्जी का पेशा नहीं चुनने देते हो, उनकी मर्जी का व्यवसाय करने नहीं देते हो, उनके लिए वही चुनते हो जो सही है, जो आपको सही लगता है। वैसे इससे समस्या क्या होती है? इससे समस्या क्या होगी? तनाव होता है, टेंशन हो जाती है ना व्यक्ति को। आदमी चाहता कुछ और करना है, कर कुछ और। हम बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके, तो ये क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस है। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस है। तो इससे क्या होगा? तनाव होगा। इससे क्या होगा? निंदा का भय होगा, समाज में निंदा करेंगे, अरे तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। इससे लोग कटाक्ष कर सकते हैं। अच्छा, तुम तो कह रहे थे कि यार ईमानदारी सबसे बड़ा गुण होता है, बहुत ईमानदार हो यार आप तो, है ना। इससे क्या हो सकती है? बेचैनी हो सकती है, व्यक्ति को पर्सनल रूप से टेंशन हो जाएगी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। घबराहट हो सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लग सकती है। जब आप आईएएस अधिकारी बन जाओगे ना, तो ये पक्का होना है आपके साथ में, लिख के ले लो। जब आप आईएएस अधिकारी बनोगे या आईपीएस बनोगे या आईआरएस बनोगे, आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस होना ही होना है, अनिवार्य है। क्योंकि चाहते ना चाहते हुए भी कई बार उनका व्यवहार और उनके नैतिक मूल्य मैच नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को खुद को पता नहीं होता कि वो बड़बोला है। बड़बोला किस्म का व्यक्ति क्या होगा? कभी भी कुछ भी बोल देगा, उसको खुद को पता ही नहीं रहता है मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ी देर पहले कुछ और बोल रहा था, थोड़ी देर पहले वो कुछ कर वही काम रहा है। अरे यार क्या है लोग यार, फला। जैसे वो एक जोक चलता है ना कि कोई व्यक्ति है, शराब पी रखी है, सिगरेट पी रहा है, ठीक है, और ऐसे कहीं घूम रहा है, और एक व्यक्ति मिल गया, अपना छोटा भाई था मान लो, वो मैगी खा रहा, तो उसे थप्पड़ मार के कहता, अबे मैगी मत खाया कर, वे नुकसान करता है, खुद ने शराब पी रखी है। तो ऐसे जैसे कि मतलब शाकाहार का मूल्य है, और आपको पता चल जाए कि इस दवाई में मछली का तेल मिला हुआ है, बहुत सारी मछलियों को इसमें मारना पड़ा,
इस दवाई के बनने में, या फलाने जानवर से ये बनती है और फलाने जानवर को मारना पड़ता है तब जाकर के ये बनती है, तो अब आपको क्या हो जाएगा, डिजोनेंस हो जाएगा कि यार दवाई लें कि क्या करें। फिर आप सोचोगे कि छोड़ो यार, वैसे भी तो मर ही रहे, मैं नहीं दवाई लूंगा तो क्या हो जाएगा। शहद खाएं या मधुमक्खियों के बारे में सोचें, ऊनी कपड़े पहने या भेड़ों के बारे में सोचें। चलो ये तो फिर भी अच्छा ही है, भेड़ों का वजन कम हो जाता है। तो कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा भी दांव पे लग जाती है कि यार मैं करना कुछ और चाहता हूं, कर कुछ और रहा हूं, तो ये भी सब है। जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो करना कुछ और चाहते हैं, जैसे मजबूरी में बहुत से, जैसे सरकारी कर्मचारियों के उदाहरण मैंने आपको दिए थे ना, क्या दिए थे, एक सेकंड देना मेरे को ना। सरकारी कर्मचारियों को मैंने आपको उदाहरण दिए थे। तो वो सारी की सारी बातें हैं। अब हम ये देख लेते हैं इसका कारण क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता क्यों है, लोग ऐसा क्यों करते हैं कि वो करना कुछ और चाहते हैं लेकिन मजबूरी में वो कुछ और क्यों कर रहे हैं। तो कारण क्या है इसका, कारण क्या होता है, सबसे पहला कारण तो अज्ञान ही है। कई बार उनको नहीं पता होता कि मैं क्या बोलता हूं और क्या करता हूं। कई बार होता है लालच, लालच लप, रिश्वत लेना नहीं चाहते लेकिन क्या करें, मजबूरी है, घर परिवार चलाना है, ठीक है, ऐसी बात हो गई। भय, डर, सीएम साहब का डर है, ठीक है, किसी एमएलए का डर है, किसी एमपी का डर है, अपने बॉस का डर है, सीनियर का डर है, सोसाइटी का डर है। तो इन सब की वजह से भी, जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि मजबूरी में अरेंज मैरिज कर लेना, मजबूरी में आईएएस की तैयारी करना, ये सब है, वह हो गया। और क्या होता है, एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं प्रेरित अनुपालन। प्रेरित अनुपालन, प्रेरित अनुपालन को अंग्रेजी में कहते हैं, कि गाना सुना है, इंड्यूस्ड कॉम्प्लायंस, INDUCED, इंड्यूस्ड कॉम्प्लायंस, COMPLIANCE। इंड्यूस कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है कि तुमने तुम्हारी कसम देकर के छुड़वा दी, दोस्तों ने तुम्हारी कसम देकर के पिला दी। तुमने कहा था कि भाई शराब को पीना मत, अपनी कसम खिलाई थी, और दोस्तों ने फिर तुम्हारी कसम खिला करके पिला दी, मैं क्या करूं। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड कॉम्प्लायंस, यानी कि प्रेरित अनुपालन, कि भाई मजबूरी में कोई काम कर देना। अरे यार नकल करना बहुत बुरी बात है, मैं नकल बिल्कुल गलती से भी नहीं करता। अरे वो पर्चा ही मेरे सामने आ गया, वो पड़ा हुआ था, मुझे दिख गया, मैंने कर लिया यार, अब क्या कर सकते हैं। अरे यार पास होना था मजबूरी में यार, क्या करें यार, कर लिया। अरे मैं शराब नहीं पीता, हाथ भी नहीं लगाता यार, आज उसका बर्थडे था यार, तेरे को पता है, उन्होंने जबरदस्ती पिला दी, कसम से तेरी कसम खिला दी यार, सर पे हाथ रख दिया, मैं क्या करता। अरे मैं शराब वराब नहीं पीता हूं, पर क्लाइंटों के लिए ऐसा करना पड़ता है भाई, क्लाइंट के साथ बैठ करके कभी कभी तो पीना ही पड़ता है, ऐसे क्या कर सकते हैं यार। मुझे सिगरेट नहीं पीता, मैं बिल्कुल नहीं पीता, दोस्त पिला देते हैं जबरदस्ती। तो ये सारे के सारे क्या है, कारण है, इतने से ही कारण है बस इसके, है ना। अब इसके समाधान क्या है, फिर कारण ये है तो कोई ना कोई तो समाधान होगा। तो समाधान दो तरीके से है, एक तो है प्रत्यक्ष तरीके, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा कौन से, अप्रत्यक्ष तरीके, अप्रत्यक्ष तरीके, इनडायरेक्ट मेथड्स। तो प्रत्यक्ष तरीके और अप्रत्यक्ष तरीके कहते हैं कि या तो अभिवृत्ति परिवर्तन कर ले या फिर व्यवहार परिवर्तन कर ले, या तो क्या कर ले, अभिवृत्ति परिवर्तन, या क्या कर ले, व्यवहार परिवर्तन। या तो अभिवृत्ति परिवर्तन कर ले या फिर क्या कर ले, व्यवहार परिवर्तन कर ले, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। या फिर स्व स्वीकृति,
मान ही लेना चाहिए कि अब ऐसा ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें भाई। 100% मान लेना चाहिए, ध्यान हटा लेना चाहिए उस चीज से। क्या लेना चाहिए? ध्यान हटा लेना चाहिए, या फिर सूचना इकट्ठी करनी चाहिए। अतिरिक्त सूचना कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि शराब है तो शराब क्या है यार, अंगूर का ही तो रस है यार। समीर, शराब पीने से कौन सा पाप हो जाएगा भाई? अंगूर खाते हैं तब तो कोई पाप नहीं होता, शराब पीने से पाप हो जाता है। हद हो गई यार। ये मैं नहीं कह रहा, ये ओशो ने कहा है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी बातें ढूंढ लेना। अरे यार, कैंसर तो किसी को भी हो जाता है। बहुत से लोग शराब नहीं, सिगरेट को जीवन भर हाथ नहीं लगाए, फिर भी उनके कैंसर हो जाता है। तो मैं भी पी लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा? तो ये सब कुछ है। एक और जो तरीका है जो इनडायरेक्ट मेथड में आता है, उसको कहते हैं ट्राइवाइलाइजेशन। अब आप उसको अच्छे से कैसे प्रोनाउंस करोगे मुझे नहीं पता। हिंदी में उसको कहते हैं तुच्छीकरण। तुच्छीकरण, ट्राइवाइलाइजेशन, इसके कहते हैं किसी भी चीज को बहुत छोटा कर देना, क्या ही फर्क पड़ेगा, वो वाली बात कह देना। क्या कहलाता है? ट्राइवाइलाइजेशन। TRIVIALISATION। तो तुच्छीकरण किसको कह देते हैं? किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो उसको बहुत ही छोटा सामान्य दिखा देना। अरे डिप्रेशन कुछ नहीं होता है यार, ये सब नौटंकी है रे, अमीर लोगों के चोचले। डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। अब यार पति ने मार दिया तो कौन सी बात हो गई यार, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, क्या है? एक थप्पड़ ही तो मारा है। थप्पड़ फिल्म देखी आपने? तो एक थप्पड़ ही तो मारा है, क्या हो गया? अरे यार प्लास्टिक बैन कर दो तुम, गरीब लोग बेचारे सब्जी नहीं दे पाए। चॉकलेट आ रही है पॉलीथीनों में, उसका तो कुछ नहीं कर रहे। चॉकलेट आ रही है, उनका तो कुछ नहीं कर रहे। इतने बड़े बड़े वेफर्स आते हैं, उनका तो कुछ नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी कंपनियों पे तो रोक लगाते नहीं है। और ये पुलिस वाले जो है बेचारे सब्जी वालों पे, ठेले वालों पे दादागिरी दिखाते रहते हैं। ये कोई बात है यार? कुछ नहीं रे, सब चलता है, यूं ही है, चलता रहता है। तो ये सब हर कोई जो किसी भी चीज को बहुत छोटा कर देना है, क्या कहलाता है? ट्राइवलाइजेशन कहलाता है, या तुच्छीकरण कहलाता है। इसके अलावा क्या कहलाता है? मैंने आपको पहले ही बताया, आत्मपुष्टि कर देना। स्व स्वीकृति कह लो या आत्मपुष्टि कर देना, यह है। अप्रत्यक्ष तरीके में और क्या आता है? दूरी बना लेना, दूर चले जाना। ठीक है, और असंगति को वो तो मैंने बता ही दिया। कई बार ऐसा है कि आपका पूजा में मन नहीं लगता, आपको बहुत ज्यादा, आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हो, लेकिन फिर भी बैठे हुए हो परिवार की खुशी के लिए। कितने सारे लोग हैं परिवार की खुशी के लिए नौकरी कर लेते हैं, परिवार की खुशी के लिए शादी कर लेते हैं, बहुत सारे काम है ताकि घर परिवार ठीक है, चलता रहे, थोड़ा झुककर चलने में फायदा है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? कॉग्निटिव डिसोनेंस में ये सारी की सारी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। एक शब्द और है, उसको भी हम पढ़ लेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। इससे मिलता जुलता ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और वो क्या है? पाखंड। पाखंड, और पाखंड को ही क्या कहते हैं? हिप्पोक्रेसी। आजकल सोशल मीडिया पे ये शब्द खूब चलता है। हिप्पोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिप्पोक्रेसी, हाइपोक्रेसी होना चाहिए वैसे ये, पर इसको हिप्पोक्रेसी क्यों कहते हैं ये समझ में नहीं आता। चलिए भाई देख लेते हैं क्या है पाखंड। तो पाखंड क्या होता है? पाखंड क्या होता है? दोहरा चरित्र। पाखंड किसको कहते हैं? दोहरा चरित्र। कहना कुछ, करना कुछ, कथनी और करनी में अंतर। कहना कुछ, करना कुछ, कथनी और करनी में अंतर, कोई क्या कहते हैं? पाखंड। क्या कहते हैं? पाखंड। देखिए अभिव्यक्तियों में मैंने आपको बताया कि कभी कभी असंगति होती है, और जब संज्ञान के स्तर पे हो तो उसको संज्ञान, तो क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। और यदि व्यवहार के स्तर पे हो तो उसको पाखंड कहते हैं। यदि संज्ञान के स्तर पे अभिव्यक्तियों में असंगतता हो
तो उसे असंगति कहते हैं, संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। और यदि व्यवहार के स्तर पर यदि असंगति हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पाखंड। कहना कुछ करना कुछ, पता है उसको अच्छे से जानकारी है, लेकिन वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है, तो उसको कहते हैं पाखंड। कॉग्निटिव डिसोनेंस में तो कई बार पता भी नहीं होता है और केवल संज्ञान के स्तर पे ही वो चीज होती है। लेकिन यहां तो खुलेआम कहेगा कि भाई ऐसा है वैसा है, करेगा कुछ और ही। जैसे कि हमारे यहाँ के नेता देख लो, वैसे तो अब तो खैर नेताओं में भी परिवर्तन हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब समाज में आपके द्वारा कुछ अभिवृत्तियां घोषित कर दी जाए, लेकिन उन घोषित अभिवृत्तियों से आपका व्यवहार मेल नहीं खाए, तो उसे ही पाखंड कहते हैं। जैसे इसमें क्या कहेगा कि इसमें व्यक्ति नैतिकता की बात करेगा, उच्च आदर्शों की बात करेगा, वास्तविक जीवन में बिल्कुल उसका उल्टा करेगा। बिल्कुल क्या करेगा, उल्टा। एक व्यक्ति कहता है कि हमेशा सच के साथ खड़े रहो, लेकिन खुद हमेशा झूठ बोलता है। जैसे बहुत से व्यक्ति क्या बोलते हैं, मैंने आज तक भाई साहब जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। पहली बात तो यही कि यही बात वो झूठ बोल रहे होते हैं। तो क्या है, पाखंड। जैसे राजस्थान में एक बार बहुत फेमस हुआ कि एक व्यक्ति था, मतलब कोई बड़ा अधिकारी था, और एसपी था, पता नहीं कौन था, वो बड़ा अधिकारी था पुलिस में। और वो किस पे ज्ञान पेल रहा था, करप्शन वाला कोई दिन था, तो भ्रष्टाचार पे बहुत ज्ञान पेल रहा था, और पूरे स्टेट में उसका वो भाषण आ रहा था लाइव। 1 घंटे बाद वही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ लिया, वही रंगे हाथों लाखों करोड़ों की रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो इसको क्या कहते हैं, पाखंड। भाषणों में क्या बात करेंगे कि भाई समानता की बात करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देना, खुद रिश्वत लेते हैं, खुद अपने परिवार के लोगों को ही ठेका देते हैं, बात ईमानदारी की करते हैं। तो ये ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, महाधूर्त। धूर्त नहीं कहते हैं, महाधूर्त कहते हैं इनको। अरे यार मैं तो बहुत बढ़िया हूं। जैसे डीएम साहब क्या कहते हैं मंत्री से, अरे सर मैं तो कह देता हूं, ये बाकी के जूनियर लोग हैं ना, ये एसडीएम वगैरह एडीएम वगैरह ये काम नहीं करते सर, मैं क्या करूं। तो ऐसा व्यक्ति महाधूर्त होता है, अपनी जिम्मेदारी भी टाल देगा, किसी और का नाम ले देगा, अरे सर उसने ऐसा कर दिया, वैसा उसने वैसा कर दिया, ये सारी की सारी चीजें। और जो हिपोक्रेसी होती है, पाखंड होता है, ये कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है सामाजिक, आप सामाजिक जीवन में पाखंड करो। दूसरा हो सकता है राजनीतिक, आप राजनीति में पाखंड करो। और तीसरे तरीका का होता है धार्मिक, आप धर्म में पाखंड करो। सामाजिक जीवन में पाखंड कैसे करते हैं, वैसे तो दिन रात कहेंगे सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, खुद 24 घंटे झूठ बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति हो गए। खुद ऐसे हैं कि जो कि किसके खिलाफ काम कर रहे हैं, मान लो स्त्री शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, स्त्री समानता की बात कर रहे हैं, और अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। राजनीतिक पाखंड क्या होगा, राजनीतिक पाखंड क्या है कि ईमानदारी से काम करना, या मैंने तो कभी आज तक भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, ऐसी बातें करना, और वैसे खुद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। उदाहरण लेना हो तो विदेशी नेता का नाम लिख दो, विंस्टन चर्चिल का नाम लिख दो, विंस्टन चर्चिल। वो वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ भाषण देते थे, है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लोकतंत्र की और ये सब। और भारत में उपनिवेशवाद को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, साम्राज्यवाद को भारत में उस समय उन्होंने खूब बढ़ावा दिया। विंस्टन चर्चिल, भारत में उस समय अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था। धार्मिक पाखंड कैसे होते हैं, झांसाराम जैसे। अब मुझे नहीं पता 100% कैसा है, बट हाँ ठीक है। जैसे कोई भी बहुत सारे धार्मिक धर्म गुरु जो है, सारे कह रहा था मैं ना, बहुत धार्मिक गुरु हो गए, पादरी हो गए, मौलवी हो गए, मुल्ला हो गए, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई कितना बड़ा साधु है, कितने बड़े मौलवी साहब है, कितना बड़ा पादरी साहब है, ठीक है, और वैसे घोर अनैतिक है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, धन संचय में लिप्त हैं, तो पाखंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पाखंड उसको कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का पाखंड है, बस इतना ही है। पाखंड में और कुछ नहीं लिखना। पाखंडियों को कैसे सुधारें, ये नहीं, हमें नहीं सुधारना पाखंडियों को, छोड़ो। पाखंडियों को सुधारने के लिए क्या करना होगा, उनका एटीट्यूड चेंज करना होगा। और एटीट्यूड चेंज करने के मैंने आपको तरीके पहले ही बता दिए।
वैसे पाखंडियों का एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल है, इनको तो दंड से ही सुधारा जा सकता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और मनोविज्ञान की क्या राय है कि महाधूर्तों पर अभिवृत्तियों का परिवर्तन करना कठिन काम होता है। अभिवृत्ति, महाधूर्त लोगों का अभिवृत्ति परिवर्तन मुश्किल से होता है, ये मनोविज्ञान का कहना है। चलिए नेक्स्ट चीज और देखते हैं, 3 शब्द हम और देखेंगे। उनमें से एक शब्द है हमारा प्रचलित धारणाएं। प्रचलित धारणाएं क्या होती है? प्रचलित धारणाएं, प्रचलित धारणाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप्स। STEREO, स्टीरियोटाइप्स, TYPES। स्टीरियोटाइप बन जाते हैं ना बहुत सारी चीजें, कि भाई ये तो ऐसी ही हैं, बिहारी तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना, राजस्थानी तो ऐसे ही होते हैं, मारवाड़ी तो ऐसा ही होता है। तो इनको कहते हैं प्रचलित धारणाएं, स्टीरियोटाइप्स या स्टीरियोटाइप। किसी समुदाय या समूह के संबंध में प्राय ऐसी नकारात्मक धारणाएं जो तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों से पुष्ट नहीं होती हैं लेकिन समाज में प्रचलित हैं। ये केवल संज्ञान के स्तर पे हैं, और ये केवल किसके स्तर पर हो? संज्ञान के स्तर पे हो, इसमें भावनाएं ना जुड़ी हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रचलित धारणाएं कहते हैं। प्रचलित धारणाएं क्या होती हैं? ये किसी समुदाय या समूह के संबंध में होंगी, नकारात्मक होंगी, इसमें तथ्य, तर्क, प्रमाण नहीं होंगे, ये समाज में प्रचलित हैं लेकिन ये केवल संज्ञान के स्तर पर हैं, इनमें भावनाएं जुड़ी हुई नहीं है, इमोशन इसमें जुड़े हुए नहीं रहेंगे। जैसे कि किसी भी धर्म के बारे में जुड़े, मान लो जैसे कह दिया कि यार हरियाणा के लोग तो ना बस लड़ाई करवा लो इन पे, तो हरियाणा के लड़ाई पे तो के व्यक्ति पे तो बस लड़ाई करवा लो, उसको ऐसा लगता है भाई हरियाणा के सारे व्यक्ति लड़ाई करने में ही एक्सपर्ट है। यूपी बिहार का व्यक्ति होगा तो उनको लगेगा कि ये कलेक्टर ही बनेगा, ये धंधा कर ही नहीं सकता। या गुजराती है तो गुजराती भाई तो धंधे की बात करेगा, तो वो स्टीरियोटाइप बना हुआ है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप बन कर देते हैं। जैसे आईएएस के बारे में, जैसे आईएएस बनने के लिए रट्टा मारना जरूरी होता है, बहुत से लोगों को लगता है। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि आईएएस बनने के लिए 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है रोजाना, है। कुछ को ये लगता है कि एक बार कलेक्टर बन जाए ना तो जीवन में ऐस ही ऐस है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐस नहीं है, ऐस है, बट कोई कह दे कि यार लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मौज ही मौज है, तो भाई सबसे पहले ही बता दें, पहली पोस्टिंग के साथ ही सबसे पहले टेंशन फ्री मिलती है। दूसरी बात, असली मेहनती लोग तो वही हैं जो टॉप करते हैं। इंटरव्यू दिखाते हैं पहले का, दूसरे का, तीसरे रैंकर का, 15वें रैंकर का, 25वें रैंकर वालों को कोई नहीं पूछता। लेकिन वास्तविकता में ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी कम रैंक आई है उसने टॉपर से ज्यादा मेहनत की हुई हो और उसको ज्यादा नॉलेज भी टॉपर से हो। जैसे एक स्टीरियोटाइप क्या बना हुआ है कि सोशल मीडिया पे देख लो, एक मैं क्लास ले रहा हूं, यहाँ पे मैं वीडियो डालता हूं तो उतने व्यूज नहीं आते, उतने लाइक नहीं आते, ठीक है, उतने सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, और वो सारी चीजें। अगर मेरी जगह मैं जितनी भी बातें बताता हूं, यदि कोई टॉपर ये सारी बातें बताता तो कमाल ही हो जाता। कोई सफल होता जिसने आईएएस की नौकरी क्लियर की हुई होती तो उसकी बात होती, तो एक अलग ही बात है, उसकी कोई रैंक होती। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो तो उनकी कोई सामाजिक जीवन होता ही नहीं है, उनको बस पढ़ाई से ही लेना देना होता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर खूब चलता है कि केवल ज्ञान के लिए पढ़ो, कलेक्टर अपने आप बन जाओगे। ऐसा होगा ना, कलेक्टर तो जीवन में ही नहीं बन पाएगा वो व्यक्ति, अगर कोई केवल ज्ञान के लिए पढ़ेगा तो। परीक्षा पास करने के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी परीक्षा। खासकर कंपटीशन एग्जामों में जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो कैसे करोगे आप? एग्जाम की दृष्टिकोण से ही करोगे। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, महात्मा गांधी पे ज्यादा प्रश्न आते हैं कि गीता पे ज्यादा प्रश्न आते हैं कि कांट पे ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब आप कहो कि मैं ज्ञान के लिए पढ़ रहा हूं, अब जैसे टॉपिक नंबर 5 है हमारा फिलॉसफी, आप ज्ञान के लिए पढ़ोगे ना तो फिलॉसफी सब्जेक्ट खत्म ही नहीं हो सकता, आप कितना भी पढ़ लो। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यू भी है ना, ज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो इतना टाइम कहाँ है, पंचवर्षीय योजना तो आप चलाओगे नहीं। और 16 सब्जेक्ट है छोटी मोटी सारी मिला करके, सबको ज्ञान के स्तर पे जाकर के पढ़ने लगे, फिर तो आप पढ़ गए, फिर तो बन गए कलेक्टर साहब, फिर तो हो गए पेपर पास। पेपर पास करने के लिए
पेपर के दृष्टिकोण से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किस गहराई तक के प्रश्न आते हैं, कहां से उथले प्रश्न आते हैं, कहां पर इतनी ही नॉलेज आवश्यक है बस कि महात्मा गांधी में बस उनकी नैतिकता पढ़ लो। कांट की केवल नैतिकता पढ़नी है हमको, कांट की एपिस्टेमोलॉजी नहीं पढ़नी है हमको भाई, नीति मीमांसा नहीं पढ़नी है, तत्व मीमांसा नहीं पढ़नी है हमको। नीति मीमांसा तो पढ़नी है, सॉरी, नैतिकता तो पढ़नी है, पर तत्व मीमांसा नहीं पढ़नी है, उनकी ज्ञान मीमांसा नहीं पढ़नी है हमको, क्योंकि गहराई में पढ़ने जाओगे कितना टाइम लगेगा भाई, इतना टाइम है कि हमारे पास नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइप है सब, ये सारी की सारी चीजें क्या है, स्टीरियोटाइप। तो प्रचलित धारणा है। प्रचलित धारणा क्या होती है, किसी समूह के संबंध में, किसी समाज के संबंध में ऐसी धारणाएं जो कि समाज में प्रचलित हैं और प्राय नकारात्मक हैं, कई बार सकारात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन वो तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों से पुष्ट नहीं होती हैं, उनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता है, इनके पीछे भावनाएं जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक शब्द और देखते हैं, उसका नाम है पूर्वाग्रह। उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह को कहते हैं प्रीजुडिस। क्या कहते हैं, प्रीजुडिस, PRE, प्रीजुडिस, JUDICE। इन शब्दों पे टिप्पणी आ सकती है या इन शब्दों में अंतर करने को आ सकता है, टिप्पणी आ सकती है, टिप्पणी। तो प्रचलित धारणाओं से जो हमारे स्टीरियोटाइप है उसको थोड़ा आगे ले जाओ। हमने क्या देखा था कि इसमें भावनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं। अगर प्रचलित धारणाओं में, स्टीरियोटाइप में भावनाओं को भी जोड़ देंगे तो वो प्रीजुडिस हो जाएगा। जैसे कि ये किसी खास धर्म के लोग तो सबके सब आतंकवादी होते हैं, अरे ये कभी भी बम फोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, ये पूर्वाग्रह है। बहुत से लोगों को लगता है कि जो लड़कियां मॉडर्न कपड़े पहनती है ना, वो तो कैरेक्टरलेस ही होती है, जो लड़की सिगरेट पीती है वो तो कैरेक्टरलेस ही होगी, जो लड़की हंस हंस के बात कर रही है वो तो कैरेक्टरलेस ही होगी। तो जैसे पिंक मूवी आपने देखी, तो पिंक मूवी में वो क्या कहता है कि कोई भी हंस हंस के बात करे और आपके कमरे में आपके साथ चलने के लिए राजी हो जाए तो कोई भी समझेगा ना कि वो तैयार है। तो ये क्या है, प्रीजुडिस है, ये है पूर्वाग्रह, ये स्टीरियोटाइप नहीं है, ये प्रीजुडिस है कि यार जो लड़कियां घर से बाहर काम करती हैं, अकेली रहती हैं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये साली ऐसी होती है, इनका कोई धर्मीमान नहीं होता सब। जैसे मल्लिका शेरावत का एक में इंटरव्यू देख रहा था, तो कह रही थी अपने इंटरव्यू में, उसमें सच है कि झूठे ये नहीं पता, पर वो अपने इंटरव्यू में क्या कह रही है कि कई सारे एक्टरों ने मुझसे ये कहा है, कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने मुझसे ये कहा है कि भाई जब तुम ऐसे ही सीन कर सकती हो फिल्मों में, तो हमारे साथ भी तो कुछ ना कुछ कर ही सकती हो असली जीवन में। तो ये क्या है, ये प्रीजुडिस है, ये क्या है, पूर्वाग्रह है, किसी के भी बारे में भी बना लेते, किसी के भी बारे में। जैसे लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बना दिया, लोगों को बिहार का इतिहास पता नहीं, बिहार के लोगों के बारे में जानकारी नहीं है अभी, और पूर्वाग्रह क्या बना रखा है कि ये बिहारी तो मतलब कि ऐसा ही होता है, मतलब गाली की तरह यूज करते हैं। तो लोगों की सोच वैसी हो गई है, या फिर मारवाड़ियों को लेकर के लोगों की सोच ऐसी हो गई, किसी को भी लेकर के जो भी हो जाए, ठीक है। जो ये है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह में क्या होती है, भावना, इसमें भावनाएं नहीं होती। एक शब्द और है जिसको कहते हैं भेदभाव, इसी से ही मिलता जुलता है भेदभाव, और भेदभाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव। क्या होता है भेदभाव, प्रचलित धारणा सबसे ऊपर की चीज, उसको थोड़ी उसमें भावना जोड़ दो, पूर्वाग्रह हो जाएगा, और भेदभाव क्या हो जाएगा, इसमें व्यवहार भी शामिल हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, एटीट्यूड में कितनी चीजें होती है, 3, संज्ञान, CAB मॉडल पढ़ाया था ना, भावना, व्यवहार, संज्ञान, भावना, व्यवहार, 3 चीजें होती हैं। प्रचलित धारणा में केवल संज्ञान है, ना भावना है ना व्यवहार है। यहां पे संज्ञान प्लस भावना है, यहां पे संज्ञान प्लस भावना है, और यहां पे संज्ञान भी है, भावना भी है, और व्यवहार भी है। किसी समुदाय, समूह, धर्म
वर्ग, भाषा, जाति, संस्कृति, किसी को भी लेकर के कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिन जो तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों से पुष्ट नहीं होती हैं, लेकिन आप मानते हो उनको, वो चल रही हैं समाज में, उनको प्रचलित धारणा कहती हैं। यहाँ पे केवल संज्ञान है, भावना इसमें जुड़ी हुई नहीं है, स्टीरियोटाइप है, ये पूर्वाग्रह, प्रीजुडिस है। यहाँ पे संज्ञान भी है और भावनाएं भी हैं। जैसे कि मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़कियां तो चरित्रहीन होती हैं। जैसे उर्फी जावेद को लेकर के हो सकता है बहुत से लोगों का ये हो कि यार ये ऐसी है तो ये तो कैरेक्टर लेस ही होगी, उनको पता नहीं है उसके बारे में, उसके निजी जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं है, ठीक है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, तो हो सकता है कि लोग प्रीजुडिस कर लें कि यार क्या होगी, वो तो ऐसी ही होगी, चरित्रहीन ही होगी। यहां पर स्टीरियोटाइप में क्या है कि केवल और केवल संज्ञान के स्तर पे क्या ये लोग तो ऐसे ही होते हैं यार, मारवाड़ी तो महाकंजूस होते हैं। यहाँ पे भावनाएं भी आ जाएंगी, यानी कि घृणा का भाव उसमें आ जाएगा, है ना, या प्रेम का भाव पैदा हो जाएगा, ऐसा भाव। और भेदभाव में क्या है कि वैसा आप व्यवहार भी करोगे, यानी कि जैसे ही आपने कोई ऐसी लड़की देखी कि भाई जो हंस के आपसे बात कर रही है, तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ ये तो लगता है कि पट गई, ऐसा, और आप वैसा ही व्यवहार करने लग जाओ, तो उसको, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन वाली स्थिति हो जाएगी। आप कहोगे ये कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, भाई साहब, है ना। चलो परिभाषाओं से देख लेते हैं। किसी समुदाय, समूह के संबंध में नकारात्मक होती हैं, तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों से पुष्ट नहीं होती हैं, प्रचलित होती हैं, इसमें संज्ञान होती है, भावनाएं होती हैं और व्यवहार होता है। तीनों ही चीजें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। जैसे कि भाई ये तो ना डंडे से ही सुधरते हैं, ऐसे लोग ना जूते खोर होते हैं, ये लोग जूते से ही काम कर सकते हैं, वैसे काम नहीं करते यार। ये हैं ही उसी धर्म के, ये हैं ही उसी राज्य के, उसी समाज के, उस सोसाइटी के, उस जाति के, तो वैसा ये सारी की सारी चीजें जो होंगी इसको भावना कह देंगे। जैसे अरे यार ये लेडीजों से तो बाहर के काम हो ही नहीं सकते यार, इनको लेडीजों से कोई नौकरी होती है यार, लेडीजें कोई ड्राइविंग कर सकती है क्या, इनको सबको ड्राइविंग से बाहर निकालो, कोई ड्राइविंग नहीं करेगी यहाँ से कोई महिला। अच्छा तो तेरे को उतने पैसे चाहिए जितने कि पुरुष को मिलते हैं, पागल है क्या, औरतों को कम मजदूरी मिलेगी, पुरुषों को ज्यादा मिलेगी। पुरुषों का 500 रुपए रेट है और औरतों का है 400 रुपए, 350 रुपए। ये तो मैं रोज आंखों से देखता हूँ भाई साहब, आप भी देखो, आपकी सोसाइटी में खूब दिखता होगा। हमारे यहाँ कोई भी बेचारा नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति दिख गया, लोग उसका चाइनीज चाइनीज कह के मजाक उड़ा देते हैं। हालांकि मुझे भी नहीं बोलना चाहिए, है ना, मुझे खुद को भी बोलने में शर्म आ रही है, पर लोग उड़ाते हैं। कितने घटिया लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट उतना ही हमारा अपना है जितने की दिल्ली है, जितना की राजस्थान है, जितना की महाराष्ट्र है, जितना की कर्नाटक है, जितना की आंध्रा है, जितना तमिलनाडु है, उससे भी बढ़कर है हमारे लिए। हमें उन पर गर्व होना चाहिए। दिक्कत यह है ना कि हम समानता का अधिकार लोगों को, जैसे महिलाओं को हम समानता का अधिकार नहीं दे करके देवी कहना चाहते हैं। अरे देवी मत समझो, बराबर समझ लो, अपने जैसा ही मान लो बस। बिहार के, उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति गलत व्यवहार करते हैं लोग, नाक मुंह से कोड़ लेंगे देख करके ही कई बार। दिल्ली में तो बहुत होता है, मुखर्जी नगर में तो कम होता है, राजेंद्र नगर में कम होता है, ठीक है। आप जाओगे इसके अलावा हौज खास वाले इलाके में जाओगे और दूसरी तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि जो लोकल दिल्ली वाले लोग होते हैं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कैसा कितना घटिया व्यवहार करेंगे जैसे ही उनको आपकी स्टेट का पता चलेगा। जैसे मैं राजस्थानी हूं, राजस्थानियों को देख करके लगता है कि ये तो दुकान खोलेगा। मैं एक बार एनसीईआरटी में गया था, तो पूरे कंट्री से टीचर्स आए हुए थे, गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह सब। तो मेरी एक जो सिक्किम का एक टीचर थे, ठीक है, वो बहुत ही शानदार इंटेलिजेंट टीचर थे। तो मेरी उनके साथ बातचीत चल रही थी, मैंने जानबूझ के स्टेट का नाम चेंज कर दिया है ना। तो उन व्यक्तियों से बातचीत चल रही थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा आप राजस्थान से हो। राजस्थान मतलब मारवाड़ी, उनको लगता है कि राजस्थान में बस एक ही व्यक्ति है मारवाड़ी, ठीक है, जो कि राजस्थान का केवल एक इलाका है मारवाड़। मारवाड़ है, उसमें मेवाड़ है और भी कई सारा इलाका है। तो बोले यार मारवाड़ी आप नौकरी में कैसे आ गए, मारवाड़ी ऐसी नौकरियां वगैरह ऐसे काम तो करते नहीं, मारवाड़ी तो दुकान खोलते हैं। तो ये सारी बात उन्होंने बहुत ही सामान्य वे में कह दी। तो यही क्या होता है,
जो उन्होंने जो बात कही उसमें उनका व्यवहार नहीं था, ठीक है, और उनकी क्या थी, केवल भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसको कहते हैं पूर्वाग्रह, क्योंकि उनको अचंभा हुआ, उनकी भावनाओं से वो पता चला। और यदि वो इस आधार पर मुझसे भेदभाव भी करते अपने व्यवहार के द्वारा, तो वो क्या हो जाता, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता। और ये तीनों ही चीजें, चारों चीजें, पाखंड भी और कॉग्निटिव डिसोनेंस वो भी, ये सारी की सारी चीजें समाज में अच्छी नहीं होती। तो मैंने आपको आज जो क्या पढ़ाया है, सोशल इन्फ्लुएंस की बात हमने की है, उसके बाद कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की है, हिपोक्रेसी की बात की है, पाखंड की, फिर स्टीरियोटाइप्स देखें, प्रीजुडिस क्या होते हैं वो देखें, और डिस्क्रिमिनेशन होते हैं क्या देखें। तो आप चूंकि तैयारी कर रहे हो तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। यदि कोई कहे कि यार फलानी जाति के लोग तो ऐसे ही होते हैं, फलाने धर्म के लोग तो ऐसे ही होते हैं, या कोई टीचर फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहा है वो तो ऐसा ही होगा, यार कोचिंग में असली टीचर है जो कि 50,000 रुपए फीस ले रहा है, लाख रुपए फीस ले रहा है, या फिर कोई भी स्टीरियोटाइप, किसी भी चीज की इस तरह की चीजें हैं, उनको हमेशा ही तथ्यों पे, तर्कों पर, प्रमाणों पर, इन कसौटियों पे खरा उतरना है, उसके बाद ही आपको अपनी राय बनानी है। आप आईएएस अधिकारी बन गए और आपके कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, आपके कुछ पूर्वाग्रह हैं, आप भेदभाव वाली भावना से ग्रसित हैं, तो भाई एक आईएएस के लिए काम थोड़ी चलेगा। ये आईएएस को क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि आईएएस अपने जीवन में पाखंडी ना बने। ये आपको क्यों बना रहे हैं? क्योंकि डीएम साहब स्टीरियोटाइप ना हो जाए, डीएम साहब खुद ना सोच लें अरे यार इन जाति के लोग तो ऐसे ही होते हैं, डीएम साहब डिस्क्रिमिनेशन पे ना उतारू हो जाए कि भाई मेरी कर्मचारी में, मेरे ऑफिस में आज के बाद कोई भी जो भी कर्मचारी मेरे धर्म के खिलाफ है सबका ट्रांसफर कर दो, मेरी जाति के जो अगेंस्ट है सबको ट्रांसफर कर दो, मेरी जाति वालों को विशेष लाभ पहुंचा दो, ऐसे नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये सब इसलिए पढ़ाया जाता है, इसलिए बताया जाता है, इसलिए सिखाया जाता है। ये चीजें आम आदमी के लिए भी बहुत काम की हैं, आम आदमी भी इनसे लाभ ले सकता है। चलिए, तो हमारा टॉपिक नंबर 2 हुआ समाप्त। इसी के लिए बजती हैं तालियां कि हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं कंप्लीट। बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो मुझे बनाने पड़े हैं, और ऑनलाइन में ऐसा हो भी जाता है, ऑफलाइन में थोड़ा क्या क्लास लंबी होती है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हम इस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा करूंगा, पोस्ट कर दूंगा, और एक आध दो क्वेश्चनों पे हम चर्चा कर भी लेंगे, और फिर हम टॉपिक नंबर 3 शुरू करेंगे। और टॉपिक नंबर 3 का नाम क्या है? एप्टीट्यूड, अभिरुचि, वो हम देखेंगे। फिर टॉपिक नंबर 4 आएगा जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो थोड़ा हम अब स्पीड पकड़ेंगे। अभी तक तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि नई सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो कि अभी प्री की ही तैयारी कर रहे होंगे, प्री भी उनका एक बार भी क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर भी पढ़ रहे होंगे। और पढ़ना भी चाहिए, पहले ही पढ़ लेना चाहिए, बाद में थोड़ी पढ़ोगे। प्री क्लियर करने के बाद में इतना टाइम नहीं होता कि आप कोई नई सब्जेक्ट पढ़ सको, ये पहले ही पढ़नी होती है। पहले से ही अच्छी सी तैयारी होगी तभी तो प्री क्लियर करते ही मेंस क्लियर करोगे ना। ठीक है, तो पहले से तैयारी नहीं होगी, और महीने मिले 3 ही, 3.5 ही महीने मिले, तो कहां से इतनी अच्छी तैयारी कर पाओगे? फिर उस समय इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। चलिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हमारी में, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तो 2 टॉपिक हमारे खत्म हो गए। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी शक हो, कोई भी सुबह हो, कोई भी आपके मन में स्टीरियोटाइप हो बन रहा हो, कोई भी प्रीजुडिस से यदि आप ग्रस्त हो, तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए। जितना ज्यादा सवाल पूछोगे, प्रश्न पूछोगे, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो एक भाई ने नंबर मांगा था उससे कि नंबर 2 सर आपसे बात करनी है, तो मैंने उनको अपनी ईमेल आईडी दी थी और कहा था कि यार ईमेल आईडी पे मुझको मेल कर लो, बातचीत कर लेंगे, मैं आपको नंबर दे दूंगा। उनकी सोशल मीडिया पे नंबर कमेंट सेक्शन में डालना अच्छी बात नहीं होती है। तो और मेरा ऐसा है नहीं कि कोई बिजनेस का नंबर अलग से हो, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो मैंने उनसे कहा था, बट उनका मेल का रिप्लाई आया नहीं, काफी दिन हो गए। चलिए, कोई बात नहीं है। आपके कोई भी डाउट हो, शक हो, सुबह हो, पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज रिक्वेस्ट है। कोई सलाह देनी है तो सलाह भी दे दो। जैसे एक सलाह तो मुझे मिली कि सर आप ठीक है ज्यादा बोलते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ज्यादा ना बोलूं। कई बार एक व्यक्ति ने ये भी सलाह दी कि आप बीच में एक बात बताते बताते उसको बीच में आधी छोड़ के दूसरी बात बताना शुरू कर देते हो सकता है ऐसा हो गया हो। कई बार विचारों की तीव्रता ज्यादा होती है तो ऐसा हो जाता है।
तो मैं सुधार करूंगा अपने आप में जितना सुधार मैं खुद में कर सकता हूं। आपके कमेंट आने चाहिए। कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताओ। कंटेंट इज द किंग, आपको सफलता दिलाएगा कंटेंट। कंटेंट में दम होनी चाहिए, है ना। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आपके एग्जाम में पास कर सको, एग्जाम में सफलता हासिल कर सको। कंटेंट में कोई शिकायत हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। बाकी मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, वो एक ठीक है बात है, मुझे पता है। और भी कुछ छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, वो आप मुझे जरूर बताइए, कंटेंट के बारे में जरूर बताइए, ताकि मैं उसमें थोड़ा सुधार कर सकूं, अपने आप को बेहतर कर सकूं, आपका भी कुछ अच्छा हो, मेरा भी कुछ अच्छा हो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।